अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनाडा की औकात किसी मोहल्ले की उस चमकदार पनवाड़ी की दुकान से ज्यादा नहीं है जहां मोहल्ले के छोटे मोटे गुंडे मवाली दिन भर टाइम पास करते हैं उधार की बीड़ी सिगरेट और चाय के साथ। कनाडा में जिस तरह से दुनिया भर के छटे हुए बदमाशों और आतंकवादियों को सरकारी खर्चे पर संरक्षण दिया जा रहा है, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है। लेकिन कैनेडियन पनवाड़ी मतलब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ये नहीं समझ पाएंगे कि यह कोई सम्मान की बात नहीं है। यानी कि आज तक किसी भी गोरों के देश को भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से इतनी खरी खोटी नहीं सुनाई, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कनाडा का ऐसा जलील होना बनता भी है। 2001 के 9/11 हमले के बाद जब अमेरिका ने तालिबान से ओसामा बिन लादेन को मांगा तो तालिबानियों के नेता मुल्ला उमर ने इस्लाम का हवाला देते हुए कहा था कि यह अफगानी रिवाज है कि अगर दुश्मन भी शरण मांगे तो उसे शरण दे दी जाती है। फिर भी अमेरिका ने तालिबान की एक न सुनी और अफगानिस्तान पर हमला कर ही दिया। अमेरिका के साथ तालिबान से लोहा लेने अमेरिका का पिछलग्गू कनाडा भी इस जंग में कूद पड़ा था और इस लड़ाई में कनाडा के 159 सैनिक शहीद भी हो गए। वहीं आज जब भारत कनाडा में चल रही भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों और 43 गैंगस्टर्स की जो कनाडा में खुलेआम घूम रहे हैं बात उठाता है तो कनाडा फ्रीडम ऑफ स्पीच और मानवाधिकारों की दुहाई देता है। तो फिर आतंकवाद के मामले पर तालिबान के कट्टर इस्लाम और कनाडा जैसे लोकतांत्रिक देश की नीतियों में क्या फर्क है? असल में योर टेररिस्ट इज माय एक्टिविस्ट की ये नौटंकी लिबरलवाद और मानवाधिकारों के नाम पर कनाडा कई सालों से करता आ रहा है। कनाडा ने भारत विरोधी आतंकियों और अपराधियों को ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई और देशों के आतंकवादियों को पनाह देकर सर आंखों पर बैठाया है। कनाडा ने जिस मेहनत और मशक्कत से दुनिया भर के आतंकवादियों की खातिरदारी की है, उतनी खातिरदारी तो भारत के दुल्हों की उनके ससुराल में भी नहीं होती। यानी कि कनाडा के सरकारी खजाने से भत्ता, मुफ्त का घर, नौकरी और कैनेडियन खुफिया एजेंसी की पहरेदारी भी। कनाडा की आतंकवादी पालो योजना के नतीजे भी बहुत जोरदार रहे हैं। आज कनाडा में दुनिया भर के 50 से भी ज्यादा प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हुए लोग पाए जाते हैं। भिन्न भिन्न देशों में आधिकारिक रूप से घोषित अपराधी जो कनाडा में अय्याशी काट रहे हैं, उनकी गिनती करना अब लोग छोड़ चुके हैं। लेबनान, फिलिस्तीन, ईरान, इराक, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, श्रीलंका, टर्की और भारत ऐसे कुछ देश हैं जहां के आतंकी कनाडा में फ्रीडम ऑफ स्पीच और मानवाधिकार का हवाला देकर रह रहे हैं। कनाडा में डंकी की चोट पर मौज मस्ती से पल रहे आतंकी इन सौदागरों का काम मुख्यतः आतंकी गतिविधियों के लिए लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रदान करना, आतंकवाद के लिए फंड रेजिंग, आतंकवाद की फाइनेंसिंग, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा फैलाना और कनाडा में रह रहे शांतिप्रिय समुदायों जैसे यहूदियों और हिंदुओं को परेशान करना होता है। और ऐसा हम नहीं बल्कि कैनेडियन इंटेलिजेंस में काम करने वाले लोगों का ही कहना है। मिसाल के तौर पर ऐसा कहा जाता है कि कनाडा के विवादास्पद इस्लामिक प्रचारक बिलाल फिलिप्स ने फंडिंग दी थी क्लेमेंट रोडनी हैम्पटन एल को, जो 1993 में न्यूयॉर्क में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश में शामिल था। बिलाल फिलिप्स इस साजिश के लिए कभी भी कनाडा में गिरफ्तार नहीं हुआ और आज भी कतर में आजाद घूम रहा है। इसी तरह से अल्जीरियाई अहमद रसम 1994 में कनाडा में एसाइलम की अर्जी लेकर पहुंचा। कैनेडियन अधिकारियों ने उसे कनाडा में रहने की अनुमति दे दी, ये जानते हुए कि रसम जाली पासपोर्ट लेकर कनाडा पहुंचा है। कनाडा सरकार से मुफ्त का गुजारा भत्ता लेते हुए रसम ने अफगानिस्तान में आतंक की ट्रेनिंग भी ले ली और अल कायदा से जुड़ गया। आखिरकार 1999 में रसम अमेरिका में गिरफ्तार हुआ, जहां वो लॉस एंजलिस हवाई अड्डे को बम से उड़ाने के इरादे से पहुंचा हुआ था। ये जनाब घातक बम बनाने का सारा साजो सामान कनाडा से ही साथ लेकर पहुंचे हुए थे। इसके अलावा कनाडा के ढुलमुल रवैये का नतीजा ही है कि आज कनाडा आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के इंटरनेशनल ऑपरेशंस का लॉन्च पैड बन चुका है। हिजबुल्लाह कनाडा को अमेरिका विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करता है और चाइनीज माफिया ने तो कनाडा को अपने घर का पिछवाड़ा ही बना डाला है। चीन के ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले गैंग्स ड्रग्स की स्मगलिंग से अरबों डॉलर सालाना कमाते हैं, जिसे वो कनाडा के रियल एस्टेट में निवेश कर देते हैं। चीनियों ने मनी लॉन्ड्रिंग का जो सटीक तरीका साधा है, उसे तो अब बकायदा मनी लॉन्ड्रिंग के वैंकूवर मॉडल के नाम से जाना जाता है। वैंकूवर कनाडा का वो शहर है जिसकी जड़ों तक आज चाइनीज अंडरवर्ल्ड पहुंच चुका है। एक तरह से आज कनाडा की अर्थव्यवस्था पर चाइनीज अंडरवर्ल्ड का शिकंजा पूरी तरह से कस चुका है।
चीन के अलावा कनाडा अपने देश की उन औरतों के ऊपर भी खासा मेहरबान है जो इराक और सीरिया में जाकर आईसिस में शामिल हो गई थीं। कम से कम 20 कैनेडियन महिलाओं ने अपना घर-बार छोड़कर आईसिस का दामन थाम लिया था और अब आईसिस के सीरिया और इराक में छिन्न-विछिन्न हो जाने के बाद वो दुम दबाकर कनाडा वापस आ गई हैं। मगर कनाडा ने अब तक इन औरतों पर कानूनी कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा। ये औरतें कैनेडियन समाज में आज भी खुलेआम घूम रही हैं। यही नहीं, कई यजीदी समुदाय की औरतों ने आईसिस से बचने के लिए कनाडा में शरण ली। आज इन यजीदी महिलाओं को जो आईसिस के जुल्मों सितम को भुलाकर नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करना चाहती हैं, उन्हें फोन पर धमकियां दी जाती हैं कि कनाडा में भी उनका वही हाल होगा जो सीरिया और इराक में हुआ था। अभी तक कनाडा की सरकार ने यजीदियों को ऐसी धमकियां देने वालों पर कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया है। भारत के अलावा दूसरे दक्षिण एशियाई देश जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश भी कनाडा की आतंकवाद के समर्थन वाली नीति से परेशान हैं। सन 1975 में बांग्लादेश की स्थापना करने वाले सेक्युलर नेता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश की सेना के अधिकारियों ने ही जान से मारकर तख्ता पलट कर दिया था, क्योंकि सेना के वो अधिकारी बांग्लादेश में कट्टर इस्लामी हुकूमत चाहते थे। शेख मुजीबुर रहमान पर गोली चलाने वाला एक बांग्लादेशी सेना का मेजर था नूर चौधरी। नूर चौधरी पिछले 27 सालों से कनाडा में बेखौफ रह रहा है। बांग्लादेशी सरकार ने कनाडा से कई बार अनुरोध किया कि नूर चौधरी को बांग्लादेश के हवाले कर दिया जाए, मगर कनाडा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा जब एलटीटी ने श्रीलंका में आतंक का माहौल बना रखा था, तब कनाडा में दक्षिण एशियाई समुदाय से एलटीटी के लिए जबरन चंदा वसूली की जाती थी। एक हिंदू मंदिर से तो एलटीटी के लिए 1 मिलियन कैनेडियन डॉलर की मांग की गई थी। एलटीटी समर्थकों की यही हरकत आज कनाडा में चंद खालिस्तान समर्थक गुर्गे हिंदू और सिख समुदाय पर आजमा रहे हैं। इसके अलावा कुछ कैनेडियन राजनेता वोट के लिए इतनी छिछोरी राजनीति करते हैं कि वो आज कनाडा में एलटीटी से प्रतिबंध हटाने की मांग भी कर रहे हैं और प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हुए लोगों को अपने देश में पनाह देने की कैनेडियन नीति कम से कम 70 साल पुरानी है। 1980 के दशक में एक जांच में पाया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2000 से भी ज्यादा हिटलर का साथ देने वाले नाजी या फिर नाजी कोलैबोरेटर्स यूरोप से फरार होकर कनाडा में सपरिवार मजे से जिंदगी गुजार रहे थे, जिनमें से ज्यादातर यूक्रेन से थे। और क्योंकि कनाडा हमेशा से ही अमेरिका का पिछलग्गू देश रहा है और आगे बढ़ चढ़कर मानवाधिकार और लोकतंत्र जैसे मूल्यों पर खोखले प्रगतिशील बयान देता रहता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी कभी इस विषय पर हो हल्ला नहीं मचाया। इस जांच को करने वाली मानवाधिकार संस्था साइमन विजनथिल सेंटर ने वॉर क्रिमिनल्स के खिलाफ न्याय की मुहिम में कनाडा को -F ग्रेड दे दिया, यानी कि वॉर क्रिमिनल्स के संरक्षण में कनाडा अफ्रीकन या फिर ईस्टर्न यूरोपियन देशों की बराबरी कर रहा था। और कनाडा की इन उटपटांग नीतियों से सैकड़ों कैनेडियन नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। 1982 से लेकर 1984 में अपनी मौत से 2 महीने पहले तक भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कनाडा से खालिस्तानी खूनी आतंकी तलविंदर सिंह परमार को भारत के हवाले कर देने की मांग करती रही। उस समय कनाडा के प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो के पिता पीरे ट्रूडो। कनाडा उल्टे सीधे कारण देकर आनाकानी करता रहा और फिर 1985 में तलविंदर परमार ने वो कर ही दिया जिसका भारत सरकार को डर था। तलविंदर सिंह परमार 1985 के एयर इंडिया के फ्लाइट 182 में हुए बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड माना जाता है, जिसमें 268 कैनेडियन मारे गए थे। मगर सवाल ये है कि आतंकवाद के मुद्दे पर कनाडा की ऐसी नासमझी वाली नीतियों के पीछे क्या कारण है। दरअसल कनाडा की राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग के नियम बहुत ही ढीले डाले हैं और इलेक्शन फंडिंग के दम पर कनाडा की राजनीति में फॉरेन इंटरफेरेंस काफी आसान है। इसलिए मानवाधिकारों की दुहाई देकर ऐसी संस्थाओं से फंडिंग लेने में कनाडा के नेताओं को जरा भी शर्म नहीं, जो दुनिया भर में आतंक को समर्थन देती हैं। कनाडा को अपनी हरकतों का खामियाजा बहुत ही जल्द भुगतना पड़ सकता है। दुनिया के बड़े देशों ने कनाडा को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है और कनाडा की अर्थव्यवस्था के हाल तो ऐसे हैं कि एक और वैश्विक आर्थिक संकट कनाडा की सड़कों पर अराजकता का साम्राज्य स्थापित कर देगा। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।